complete 2-3 topics. First one is that what is how the retail sector is evolved in India. Evolution कैसे हुआ, ठीक है. What is the consumer behavior in the retail sector, ठीक है. And Walmart क्या है वो. So Walmart की अगर हम बात करें तो it was basically open, the first store जो है वो कब open हुआ था इसका 1962 में. And who is the owner or founder of Walmart? Murray Walton and James Lawrence Walton. ठीक है. मूरे वॉल्टन जो है उन्हीं का नाम सैम्यूल मूरे वॉल्टन है, तो जिनको हम शॉर्टकट में सैम वॉल्टन कहते हैं. किस मार्केट के अंदर आया? हाइपर मार्केट. या दिस आर पार्ट ऑफ हाइपर मार्केट. वॉलमार्ट से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था हाइपर मार्केट का पूरे. बिल्कुल. इंडिया में बिग बाजार जो हाइपर मार्केट है, इट वाज स्टार्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉलमार्ट. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं इसको. फिर से एक बार समझिए. 1962 में इसको फाउंड किया गया. फाउंडर कौन है इसके? मूरे या फिर सैम्यूल मूरे वॉल्टन, ब्रैकेट में लिख लो सैम वॉल्टन. ठीक है. सैम वॉल्टन एंड जेम्स लॉरेंस वॉल्टन के द्वारा इसको शुरू किया गया. ठीक है. अगर हम बात करें इसके एसटीपी का मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग का, तो ध्यान दीजिएगा कि सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी इनका कैसे था? ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक, यानी कि पर्सनालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल. ठीक है. साथ साथ में डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन भी था. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? द सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, राइट. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी वॉलमार्ट में सब टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल थे. मैंने बताया था ना कि फ्यूनरल तक का भी प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल था. अब आप समझ जाओ कि किस इस एक्सटेंट तक इनके पास प्रोडक्ट्स थे. ठीक है. उसके अलावा जो इनका कंसेप्ट था, यानी कि ये किस तरीके से इनके लिए जो कस्टमर्स थे, हर एक एज ग्रुप इनका कस्टमर था, यानी टारगेट इनके कंज्यूमर लगभग हर एक थे. हर एक एज ग्रुप के लिए इनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल था. ठीक है. अगर हम बात करें इसके सेगमेंटेशन का, तो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट वन इज यहाँ पर जो मार्केटिंग अप्रोच था इनका डिफरेंशिएटेड नहीं था, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड अप्रोच, दोनों इनका अप्रोच था. ठीक है. डिफरेंशिएटेड अप्रोच भी था, अनडिफरेंशिएटेड अप्रोच था. मतलब सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल एंड द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट, यानी हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट भी इनके पास अवेलेबल था. ठीक है. उसके अलावा इनका जो पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी था, ये वॉलमार्ट जो था उसका नाम ही काफी था खुद ये पोजिशनिंग करने के लिए, यानी कि देयर नेम इज इनफ टू बेसिकली एडवर्टाइज अबाउट द वॉलमार्ट. ठीक है. क्योंकि उस समय रिटेल उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन था रिटेल सेक्टर का. तो वॉलमार्ट का सिर्फ नाम ही काफी था कि दैट इज द बेस्ट रिटेल और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर, ये स्टोर. ठीक है. नेक्स्ट इसकी बात करें अगर हम, और पोजिशनिंग के लिए इन्होंने एक और चीज यूज किया था. आप लोग को पता होगा ना, पोजिशनिंग के लिए एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, जैसे उसके फीचर्स, उसके एंड यूजर क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है. वैसे ही यहाँ पर प्राइस को एज अ पोजिशनिंग यूज किया गया, जहां पर कंसेप्ट क्या लेकर आया गया था? EDLP, एवरीडे लो प्राइस. ठीक है. अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स ऑफ वॉलमार्ट. मार्केटिंग मिक्स में 4 P's की हम बात करेंगे. व्हाट आर द वेरियस 4 P's? तो सबसे पहला आपका प्रोडक्ट की बात करें तो दे हैव एवरी प्रोडक्ट और ऑफ एवरी ब्रांड, यानी उस समय जितने भी लगभग ब्रांडेड, आज भी वॉलमार्ट है, लगभग हर ब्रांड को ये कवर करता है, इंटरनेशनल ब्रांड को खासकर, जैसे नेस्ले हो गया, ये सब क्या है? इसका इंटरनेशनल ब्रांड है. ठीक है. कॉस्मेटिक्स आइटम के जितने भी ब्रांड्स है आपके, फेसेस कैनेडा, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड है. ठीक है. जिसका प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल होता है. तो वॉलमार्ट एक मल्टीनेशनल रिटेलर है. मल्टीनेशनल रिटेलर का मतलब है जो बहुत सारे कंट्रीज में अवेलेबल है, एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, लाइक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जैसे होता है. ठीक है. वैसे ही ये मल्टीनेशनल रिटेलर है. पहला पॉइंट. सेकंड है, इनके पास हर एक प्रोडक्ट और ब्रांड अवेलेबल है. उसके अलावा इनके पास हर एक रेंज का प्रोडक्ट अवेलेबल है, हर एक रेंज का प्रोडक्ट अवेलेबल है. ठीक है. चॉकलेट्स हैं तो सस्ते 10 रुपए वाले भी हैं, और इनके पास 500 और 5000 वाले भी हैं. क्लियर होगी बात. उसके अलावा इनके पास मूवीज का ऑप्शन भी है, इनके पास कैसेट्स भी हैं, मूवीज का मूवी हॉल भी है वॉलमार्ट के अंदर में. उसके अलावा फिर आपके क्राफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, फिर आपके अप्लायंसेस हैं, ज्वेलरी है, टॉयज है, आउटडोर लिविंग है, उसके बाद फ्यूनरल है. हाँ बिल्कुल, एक तरीके से मॉल है, लेकिन मॉल में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग स्टोर्स होते हैं ना.
आप अगर मान लीजिए कि लिवाइस में एंट्री करोगे तो लिवाइस का प्रोडक्ट लिवाइस में ही खरीदोगे ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बेसिकली वॉलमार्ट के अंडर में बेसिकली हर एक पूरा बहुत बड़ा हाइपर मार्केट है, एक्सट्रीम बड़ा लेवल का। अंडर वन रूफ यू विल एबल टू गेट सेम प्रोडक्ट, सो मेनी प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, अगर हम प्राइस की बात करें तो इनका जो प्राइस है हमेशा इकोनॉमीज ऑफ स्केल कंसेप्ट को अपनाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्यों है, इसका रीजन ये है कि प्रोडक्ट यहाँ पर बल्क में आता है, यानी एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स रहते हैं, एक्सट्रीम प्रोडक्ट सेल भी होता है, यानी बल्क में प्रोडक्ट सेल भी होता है। तो इसी की वजह से ये इन्होंने क्या रीच कर रखा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन हाई, प्रोडक्शन जो है वो हाई हो जाता है, प्राइस जो है वो लो हो जाता है, और मार्केट में लो प्राइस पे प्रोडक्ट सेल होता है, ठीक है। तो दे बेसिकली ऑलरेडी रीच द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट यू आर एबल टू गेट द डिस्काउंट एंड ऑफर्स। तो लगभग 15% डिस्काउंट या ऑफर इनके पास हमेशा ही अवेलेबल रहेगा, मार्केट से 15% डिस्काउंट। क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज, ये वॉलमार्ट जो है इसका प्लेस की बात करें तो बताया था मैंने 11,000 के अराउंड इनका रिटेल आउटलेट है, रिटेल स्टोर है। 28 कंट्रीज में इनका बेसिकली क्या है, 28 कंट्रीज में इनका स्टोर अवेलेबल है। उसके अलावा इनके पास दोनों तरीके के स्टोर्स हैं, ट्रेडिशनल स्टोर का मतलब जो एक जगह पे अवेलेबल हो, उसके अलावा ई कॉमर्स स्टोर भी इनके पास है। ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इसमें कुछ और भी कैटेगरीज भी है, मतलब वॉलमार्ट में ना कुछ कैटेगरीज जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि इसके अंडर में कुछ कैटेगरीज भी है, जैसे कि वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर भी है, वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स है, वॉलमार्ट नेबरहुड मार्केट है। मतलब वॉलमार्ट सिर्फ एक वॉलमार्ट नहीं है, उसके सब पार्ट्स भी बहुत सारे हैं। वॉलमार्ट डिस्काउंट स्टोर, वॉलमार्ट सुपर सेंटर्स, वॉलमार्ट नेबरहुड मार्केट, वॉलमार्ट एक्सप्रेस स्टोर। तो दे हैव सो मेनी सब्सिडियरी स्टोर अंडर वॉलमार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके प्रमोशन की, प्लेस तक समझ में आया। प्रमोशन में ये सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, इन स्टोर प्रमोशनल एक्टिविटी। इन स्टोर प्रमोशनल एक्टिविटी यानी कि अपने स्टोर के अंडर में ही ये प्रमोशन का काम करते हैं। इनको टीवी में, सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने शॉप के थ्रू ही ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। में हम लोग थे तो वॉलमार्ट जो है दे आर बेसिकली डूइंग द इन स्टोर प्रमोशनल एक्टिविटीज, अपने स्टोर के अंडर में ही प्रमोशन करता है, ठीक है। और ये सेल्स प्रमोशन करता है। सेल्स प्रमोशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे ऑफर्स देना, प्रोडक्ट बंडलिंग कराना। प्रोडक्ट बंडलिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट परचेज किया ना, उसके साथ कुछ एडिशन में प्रोडक्ट में ऑफर मिलेगा। जैसे मान लो ये बॉटल लिया साथ में, तो इसके साथ में अगर मान लो कि एक और बॉटल फ्री में मिलेगा, तो प्रोडक्ट बंडलिंग इसको कहते हैं। एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, एक प्रोडक्ट लेने पे दूसरे प्रोडक्ट का ऑफर मिलेगा, या तो दूसरे प्रोडक्ट एक और प्रोडक्ट अगर लेते हो आप, हाँ, तो इसको कहते हैं, क्या बोल रहे हो। उसके अलावा इनके पास मैंने वही बताया कि दे आर यूजिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स अ लॉट। सेल्स प्रमोशन बहुत यूज करते हैं, प्रोडक्ट बंडलिंग यूज करते हैं, इन स्टोर एडवर्टीजमेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जहां पर आपका बिलिंग पॉइंट है वहां पर ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, इन स्टोर प्रमोशन, ठीक है। इन स्टोर ये बिलबोर्ड्स लगा देते हैं बाहर में, ऑफर्स लिख देते हैं, तो ये सारे आपके इन स्टोर प्रमोशन में आता है, ठीक है, जो स्टोर के अंडर में ही आप प्रमोट कर रहे हो अपने ब्रांड, ठीक है। तो ये इसका 4 पीस था। अब हम आते हैं थोड़ा सा स्वॉट एनालिसिस की तरफ कि वॉलमार्ट का स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अच्छा, स्ट्रेंथ क्या हो सकता है वॉलमार्ट का, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहला तो ये चीज है कि हर चीज अवेलेबल है। दूसरा है कि हाँ, डिस्काउंट हमेशा मिलेगा आपको। दूसरा है कि सबसे पहला रिटेल आउटलेट है, सबसे पहला स्टोर है रिटेल स्टोर, तो इसका ब्रांडिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। और चौथा है ना कि टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन, यानी कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर आता है कंट्री में तो उसको वॉलमार्ट बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मान लो कि बिलिंग पहले हम लोग कैश देते थे, अब क्या होता है, कार्ड से, गूगल पे से यूज करते हैं हम लोग। सो ये तो इंडिया में भी आ चुका है, और यूएस और टेक्नोलॉजिकल में तो ऑलरेडी बहुत ही क्या है, फास्ट है। तो कोई भी नया टेक्नोलॉजी अगर आता है तो उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है कौन, वॉलमार्ट। तो ट्रेडिशनल या बहुत पुराना स्टोर ये जरूर है, लेकिन अब ये बिल्कुल अडैप्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो चेंजेस को तुरंत से कोप अप करता है। क्लियर हो गई बात। तो कंपनी का पूरा जो कॉम्पिटेंस है और जो पूरा प्रोसेस है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
ठीक है, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम है। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम यानी कि सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड उसके अलावा वेयर हाउसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका। इसके अलावा इनका जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पूरा का पूरा आईटी को ये यूटिलाइज करता है। कौन? वॉलमार्ट। क्लियर हो गए सारे? स्ट्रेंथ समझ आया? उसके अलावा इनका जो स्ट्रैटेजी है दैट इज टोटली फोकस्ड स्ट्रैटेजी है। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट पे बहुत काम करता है। ह्यूमन रिसोर्स में कौन आएगा? आपके वर्क फोर्स, एम्प्लॉइज, राइट। तो इनके लिए बहुत बेटर वर्क करता है। इनके डेवलपमेंट के लिए हमेशा ही ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है और रिटेन करता है एम्प्लॉइज को। यानी एम्प्लॉइज को वो जल्दी बाहर, मतलब एम्प्लॉइज टर्नओवर काफी कम है। एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब जो लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, स्विच करते हैं जॉब, वो काफी ज्यादा कम है। बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग मनी ऑन ह्यूमन रिसोर्स, यानी पैसे को खर्चते हैं, टाइम को खर्चते हैं लोगों के ऊपर, ताकि लोग इनके यहाँ रिटेन रहे, ट्रेंड रहे और प्रॉपर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये हुआ इसका एक स्ट्रेंथ। ब्रांडिंग, ऑलरेडी रिनाउंड नेम, ये उसका स्ट्रेंथ हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स पे फोकस, ठीक है। उसके अलावा वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। और एक और चीज है कि ये हमेशा ग्लोबल एक्सपेंशन पे काम करते रहते हैं। लाइक ये हमेशा इंडिया में भी आए थे, मैंने पहले बताया था, भारती के साथ ही आए थे, भारती एयरटेल, उसके साथ ही मिलकर के आए थे, मर्ज एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि ज्वाइंट वेंचर की तरह। बट अभी सारे के सारे वॉलमार्ट को एक्वायर कर लिया फ्लिपकार्ट ने इंडिया। तो ये इनका जो एक ग्लोबल एक्सपेंशन का काम है, ये ऑलवेज जो है चलता रहता है हमेशा। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ वॉलमार्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वीकनेस क्या क्या है? वीकनेस क्या क्या है इसका, वॉलमार्ट का? हाँ, एडवर्टीजमेंट तो करता ही नहीं है, बिल्कुल। वो भी कह सकते हैं एडवर्टीजमेंट नहीं करना। कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। कई बार कॉम्पिटिटर्स जो है वो बेटर प्रोडक्ट लेकर आते हैं, इनके पास एज सच ट्रेडिशनल नॉर्मल प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये है। उसके अलावा वॉलमार्ट जो है, ये इसका जो ग्रोसरी रिटेल है, मतलब बोल सकते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ग्रोसरी रिटेल, क्योंकि मल्टीपल आपके स्टोर्स अवेलेबल होते हैं ग्रोसरी के लिए, तो कंपटीशन एक तरीके से कह सकते हैं। और वॉलमार्ट इतना बड़ा स्टोर है ना कि इसको कंट्रोल कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है कंपनी। ठीक है, और मल्टीपल जगह पे स्टोर है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स। स्पेशियस जगह, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बड़ा जगह चाहिए होता है वॉलमार्ट को ओपन करने के लिए। तो ऑल दीज आर बेसिकली डीमेरिट्स और वीकनेसेस ऑफ वॉलमार्ट। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज क्या है? ये कभी भी जब भी ये ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन करता है, तो ये कभी ये सोचता है कि हम मर्जर के साथ एक्सपेंशन करें। यानी किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया में आया तो मर्जर के साथ आया, किसके साथ? भारती के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में आया। सो यहाँ पर ये मर्ज के फॉर्म में, स्ट्रैटेजिक अलायंस के फॉर्म में ये ग्लोबल रिटेलर बन चुका है। ठीक है, और ये दूसरे कंट्रीज में इजिली क्या करता है, अपने आप को बेसिकली स्प्रेड कर रहा है, जैसे भारतीय वॉलमार्ट इन इंडिया। उसके अलावा इसके जो स्टोर्स हैं वो बहुत सारे कंट्रीज में है, छोटे छोटे कंट्रीज में है। तो इनकी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये मल्टीपल, वैसे जहां पर पॉपुलेशन बहुत हाई है वैसे कंट्रीज में भी ये अपने स्टोर को ओपन कर सकते हैं। तो ग्लोबल एक्सपेंशन, ठीक है, एंड मर्जर, एक्सपेंशन थ्रू मर्जर और एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रैटेजिक अलायंस, दीज आर द अपॉर्चुनिटी फॉर वॉलमार्ट। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेट क्या है? तो थ्रेट वही है, कॉम्पिटिटर्स, लोकल कॉम्पिटिटर्स बहुत हाई है। अब इंडिया में तुम देख लो, सिर्फ पटना का एग्जांपल ले लो, पटना में भी बहुत सारे मल्टीपल आपको ग्रोसरी स्टोर मिल जाएंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर मिल जाएंगे। तो वॉलमार्ट के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, और कई बार पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में भी फंस जाता है वॉलमार्ट। क्यों? इसका रीजन है कि मल्टीपल कंट्रीज में काम कर रहा है, मल्टीपल कंट्रीज के अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है। पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना हर एक कंट्री में अलग अलग होता है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है वो फेस करता है कई बार वॉलमार्ट, बिकॉज ऑफ द इट्स सिचुएटेड इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड द रूल्स, पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट इन ईच कंट्री। सेकेंड, कंपटीशन, और वो भी कौन? लोकल कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है, रीजनल कंपटीशन, ये इसका थ्रेट है। तो ये था आपका स्वॉट एनालिसिस। क्लियर हो गई बात? चलिए चलिए,
तो ये था आपका स्वॉट एनालिसिस ऑफ वॉलमार्ट, स्वॉट एनालिसिस ऑफ वॉलमार्ट और 4 P's ऑफ वॉलमार्ट। समझ आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ रिटेल इन इंडिया। कैसे इवोल्यूशन हुआ, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स लीडिंग टू इवोल्यूशन ऑफ रिटेल इन इंडिया। अच्छा, रिटेल सेक्टर कैसे इंडिया में इमर्ज हुआ, कैसे आया, इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो इसका सबसे पहला रीजन है इकोनॉमिक पॉलिसी विच केम इन 1991, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन द सो मेनी अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री में जो आपकी कंपनीज थे वो इजिली इंडिया में आए और यहाँ पर उन्होंने रिटेल सेक्टर अपने स्टोर्स को ओपन किया। तो पहला रीजन क्या हो सकता है आपका, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। लिबरलाइज्ड इकोनॉमी इज द फर्स्ट रीजन, or we can say LPG, liberalization, privatization and globalization, it leads to emerging the retail sector in India. अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनफ्लो होने लगा फॉरेन ट्रेड गुड्स का। ठीक है, ग्रेटर इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। ये कैसे हुआ, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है कि लिबरलाइज्ड इकोनॉमी आया क्यों, बिकॉज आपके 1991 से पहले टैरिफ्स एंड टैक्सेस जो थे वो इंपोर्ट्स को कंट्री में क्या करते थे, एज अ बैरियर थे, वो रोकते थे। क्यों, ताकि डोमेस्टिक जो आपके यहाँ पर काम कर रहे मैन्युफैक्चरर जो हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन 1991 के बाद जैसे ही ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट इंडिया में आया वैसे ही इकोनॉमी लिबरलाइज्ड हो गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ द होल इकोनॉमी, मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट? तो लिबरलाइज्ड इकोनॉमी या एलपीजी की वजह से आपका इवोल्यूशन हुआ किसका, रिटेल सेक्टर का। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इंप्रूवमेंट इन द सिविक सिचुएशन। इंप्रूवमेंट इन द सिविक सिचुएशन का मतलब ये है कि आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका सुधार हो गया, साथ साथ में आपको लाइसेंस मिलने लगा, बहुत सारे इंडस्ट्रीज इमर्ज हुए, नए नए इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुए, प्रोडक्ट्स नए नए मार्केट में आए, तो जिसकी वजह से भी आपका क्या हुआ, रिटेल सेक्टर इमर्ज हुआ। जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसको सेल तो करना है ना कंज्यूमर को, तो नए नए रिटेल सेक्टर क्या हुए, ओपन होने शुरू हुए। आई बात समझ में? पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको, लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। सेकंड इज द इंप्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन रिलेटेड विद द सेफ्टी, सिक्योरिटी and improvement in public transport and issues of the license and emerging of new industry. क्लियर हुआ कंसेप्ट? दोनों पॉइंट, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, लिखो इसको। इंप्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन, इंप्रूवमेंट इन सिविक सिचुएशन, सेफ्टी सिक्योरिटी, सेफ्टी सिक्योरिटी, improvements in safety securities, improvement in public transport, issue of licenses, issue of licenses, licenses, ठीक है। एंड फिर लिख सकते हो कि इमर्जिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, नए नए इंडस्ट्रीज खड़े हो गए, नए नए इंडस्ट्रीज बने, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होने लगे। अब दूसरा क्या होगा, तीसरा रिटेल सेक्टर क्यों, और खासकर यहाँ ऑर्गेनाइज की अगर मैं बात करूं, देखो अनऑर्गेनाइज तो शुरू से ही हमारे कंट्री में है, लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें ना तो सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्टेंट है कि कब ये आया, तो दैट इज आफ्टर 1991 के बाद ही मेजर ऑफ द आपके स्टोर्स आए हैं। जैसे आपके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के थ्रू बहुत सारे स्टोर्स आए, रिटेल सेक्टर यहाँ पे इमर्ज हुआ है। अब ये तो ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखो कि तीसरा क्या है इवोल्यूशन का रीजन, चेंजेस इन कंज्यूमर नीड्स। यानी अब जो कंज्यूमर्स हैं दे आर नॉट ओनली बेसिकली बेस्ड ऑन नीड बेस्ड प्रोडक्ट, सिर्फ जरूरत के सामानों पे लोग डिपेंडेंट नहीं है, अब जो लोग हैं उनको अपने लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदने की हैबिट है। तो चेंजेस इन कंज्यूमर नीड्स, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, चेंजेस इन कंज्यूमर नीड, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ठीक है, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर कंज्यूमर है ना, वो एक ही रूफ के अंडर जाके सारा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम फॉर शॉपिंग इन डिफरेंट शॉप एज कंपैरिजन टू दे आर बेसिकली मोर कन्वीनियंट इन परचेजिंग द प्रोडक्ट अंडर वन रूफ, ठीक है।
तो यहाँ पर कस्टमर नीड चेंज हो गया, कस्टमर का बिहेवियर और कस्टमर की बाइंग जो टेक्निक है, तरीका था परचेज करने का, वो भी बदल गया, जिसकी वजह से आपका इवोल्यूशन हुआ किस चीज का, रिटेल सेक्टर का। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि अब जो है ना, कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उनको सर्विस भी चाहिए। सो नाउ वी कैन से कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज, हाउ, बाय प्राइस, बाय क्वालिटी एंड बाय आफ्टर सेल सर्विसेज। ठीक है, सो हाँ, नाउ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज। ठीक है, अब सिर्फ दुकान से जाकर के एक पैकेट नमक ले लेना, ये कहीं भी कस्टमर का सोच नहीं है। अब कस्टमर को चाहिए वैल्यू भी चाहिए, वैल्यू में मतलब प्राइस भी अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट का लो प्राइस भी होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी होनी चाहिए, और प्रोडक्ट में आफ्टर सेल सर्विस की भी सुविधा होनी चाहिए। आई बात समझ में। आफ्टर सेल सर्विस भी है और प्री सेल सर्विस, मतलब कि प्रोडक्ट को खरीदने से पहले की भी सर्विस, सब चीजों की जरूरत है आजकल के कस्टमर को, है ना। और एक और चीज है कि रिटेल सेक्टर क्यों और आया, इसका एक और रीजन है कंफ्यूजन। इतने सारे प्रोडक्ट हो गए हैं कंट्री में, और अब हर एक कंट्री में मतलब इतने सारे प्रोडक्ट है, तो अब प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए आप सर्विस को एड ऑन करते हो, और ये पॉसिबल है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर में बस, है ना, सही बात। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज है कि आपका और क्या रीजन है इवोल्यूशन का, तो इसको लिख सकते हो कि लाइक फैशन स्टेटमेंट और ट्रेंड, फैशन स्टेटमेंट और ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड, लेटेस्ट स्टाइल, ये सब चीजों का आजकल क्या है, टाइम है। तो लोग जो है ना, वो रिटेल, एक ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर से प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, स्टेटस के लिए, फैशन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है इवोल्यूशन का। उसके अलावा और क्या रीजन है कि यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ट्रेंड में है एंटरप्रेन्योर्स, और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ द पुअर सिचुएशन इन द जॉब। पुअर सिचुएशन जॉब में होने की वजह से द पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, नए नए रिटेल लेकर आते हैं। अब जैसे एमबीए चाय वाला, उसका क्या हो गया, अब चेन बन चुका है हर जगह पे। सो दिस इज बेसिकली स्टार्टेड बाय वन एंटरप्रेन्योर, राइट, फ्लिपकार्ट, है ना। तो कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर इसलिए भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ट्रेंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आई बात समझ में। और एक और रीजन है कि क्यों बेसिकली आपका रिटेल सेक्टर इंडिया में ज्यादा है। एक इसका रीजन है आपका कि यहाँ का पॉलिटिक्स, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर हाई कंज्यूमर या हाई पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन हाई है, कंज्यूमर ज्यादा है, कंजप्शन ज्यादा है, इसीलिए दूसरे कंट्री से बहुत जल्दी आपके एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के होने के चांसेस बढ़ गए। इवोल्यूशन समझ आया। कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हैव गॉन, बोल सकते हैं कि गॉन अप, एक्सपेक्टेशन भी उनका काफी इंक्रीज हो गया, ये भी एक रीजन है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर का। पीपल जो है वो हाइजीनिक जगह से सामान खरीदना पसंद करते हैं, एक रूफ के अंडर सब सामान खरीदना पसंद करते हैं, मॉल से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि स्टेटस और स्टैंडर्ड के लिए, डिस्काउंटेड रेट में क्योंकि प्राइस सेंसिटिव है। तो ये सब रीजन है आपके रिटेल सेक्टर को इवॉल्व करने का, या फिर इवोल्यूशन, मतलब ये सारे फैक्टर्स इवोल्यूशन के रीजन है रिटेल सेक्टर में। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एनालाइज, बिकॉज एवरी कंज्यूमर हैव डिफरेंट परसेप्शन, डिफरेंट नीड, and their thinking procedure, their motivation, their need are different, right? So analyzing the consumer behavior, that is a very complex task. अब कैसे कैसा बिहेवियर, क्या बिहेवियर रहता है रिटेल में कंज्यूमर का। तो पहला क्वेश्चन है कि रिटेल के लिए कि हम कंज्यूमर के बिहेवियर को किस तरीके से मतलब एनालाइज करें ताकि हम प्रोडक्ट के बारे में उनको इलैबोरेट कर पाए, यानी हाउ यू बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहला पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स, यानी अलग अलग ग्रुप के कस्टमर्स को एनालाइज करना, उनके बिहेवियर को। तीसरा, आइडेंटिफाई करना सेगमेंट को। कंज्यूमर बिहेवियर में बता रही हूँ कि कंज्यूमर बिहेवियर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, सेगमेंट करके, कंज्यूमर को अंडरस्टैंड करके, उनके बिहेवियर को पढ़ के, एजुकेशन के साथ। ठीक है, उसके अलावा फिर कस्टमर के परसेप्शन को, परसेप्शन का मतलब क्या था, सोच को देखते हुए,
उसके अलावा हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं कंज्यूमर के परसेप्शन को, सोशल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कल्चरल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके वी आर एबल टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल सेक्टर, यानी रिटेल में कंज्यूमर कैसे परचेज करे प्रोडक्ट के बारे में क्या समझ रहे हैं। तो इन सबको एनालाइज कौन करेगा? रिटेलर। कौन करेगा एनालाइज? रिटेलर। ठीक है। और किस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं रिटेल सेक्टर में ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर हमारे पास आए, है ना। तो ये सारी चीजें कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिकली होगा इसमें रिटेल सेक्टर में। मतलब कि रिटेल सेक्टर में कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो उनको अंडरस्टैंड करना, समझना है, उनकी नीड को समझना है, इंप्रूवमेंट करना है सर्विसेज में। उसके अलावा डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर को एनालाइज करना है, उन कल्चरल फैक्टर को देखना है, सोशल फैक्टर्स को देखना है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कस्टमर। अब कस्टमर कैसे इवैल्यूएट करता है रिटेल को? कैसे रिटेलर को इवैल्यूएट करता है कस्टमर? ये तो कस्टमर को इवैल्यूएट कैसे कर रहा था रिटेलर, वो था। ठीक है, कैसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे वो। अब है रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कस्टमर। रिटेलर को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? पहली बात, आपका रिटेल स्टोर कहां पर लोकेटेड है? फर्स्ट पॉइंट इज कन्वीनियंट लोकेशन। जो भी कस्टमर के लिए कन्वीनियंट लोकेशन होगा वहीं पर कस्टमर प्रोडक्ट जाकर के खरीदेगा। ट्रू। तो कन्वीनियंट लोकेशन देखते हुए रिटेल को वो बेसिकली जज करेगा या फिर एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा। पार्किंग स्पेस। बहुत सारे कंज्यूमर पहले ये देखते हैं रिटेल स्टोर में कि पार्किंग स्पेस है या नहीं। पार्किंग स्पेस नहीं होगा, आपको ग्रोसरी आइटम खरीदना, कार लेकर जा रहे हो, कहाँ कार पार्क करोगे, है ना। सो पार्किंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल और नॉट, ये देखते हैं। उसके बाद किस तरीके से प्रोडक्ट को आपने डिस्प्ले कर रखा है। अगर किसी शॉप में हम एंट्री करें और देख रहे हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे गिरे हुए हैं, कैसा लगेगा ऐसे रिटेल स्टोर में? मुश्किल लगेगा और हो सकता है नेक्स्ट टाइम यू डोंट वांट टू विजिट दैट प्लेस। ट्रू। So in short, we can say that how you are displaying your merchandise in the stock that matters for the consumer. वो पहले जो पॉइंट बताया था ना, वो कस्टमर को कैसे एनालाइज करेगा रिटेलर, वो था। और अभी जो मैं बता रही हूँ कि रिटेलर को कैसे एनालाइज करेगा कस्टमर, ये है, मतलब जस्ट ऑपोजिट। उसके अलावा वहां पर और क्या कस्टमर देखेगा? तो कस्टमर देखेगा इमेज ऑफ रिटेल स्टोर। जैसे इमेज क्या है, उसका ब्रांड का नाम कितना है, स्टोर का नाम कितना है। जैसे मॉन्गिनीज से जाके केक इसलिए खाते हैं क्योंकि मॉन्गिनीज का नाम है। ट्रू, है ना। सो व्हाट इज द इमेज ऑफ दैट स्टोर, दैट रिटेल स्टोर, दैट आल्सो मैटर्स फॉर कंज्यूमर। ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी कि मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए अंशु ने एक रिटेल स्टोर ओपन किया और इसके यहाँ पर बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस दिया जा रहा है, तो इन शॉर्ट उस केस में क्या होगा कि कस्टमर विजिट करना पसंद करेगा। इस कोई भी डायलेमा अगर कस्टमर को है तो सब लिखिए। रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कस्टमर में पहला पॉइंट क्या था? कन्वीनियंस लोकेशन लिखा। सेकेंड पॉइंट पार्किंग स्पेस। थर्ड पॉइंट डिस्प्लेइंग मर्केंडाइज। फोर्थ पॉइंट इमेज ऑफ रिटेल स्टोर। फिफ्थ पॉइंट क्वालिटी ऑफ सर्विस, यानी सर्विस आपके स्टोर में कैसे दिया जा रहा है। अगर स्टोर की सर्विस अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली कस्टमर आर नॉट गोइंग टू विजिट योर स्टोर अगेन। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। देन नेक्स्ट लिखिए सेल्स रिटर्न, यानी कि अगर एक बार प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है तो उसको रिटर्निंग प्रोसीजर क्या है। हो सकता है कि किसी स्टोर में हम गए, प्रोडक्ट खरीदा और जब उसमें कोई डिफेक्ट आया तो फिर वो शॉपकीपर रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटेलर रिटर्न नहीं कर रहा है। तो कई बार प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ये भी एनालाइज करते हैं कौन? कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है। उसके बाद सेल्स स्टाफ बिहेवियर, यानी कि वहां पर जो स्टाफ का बिहेवियर है वो आपके साथ कैसा है, पोलाइट है, रूड है, वो आपको वैल्यू दे रहे हैं, उनमें कितना विलिंगनेस है आपको हेल्प करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी? रिटेलर इवैल्यूएशन बाय कस्टमर। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो रिटेलर क्या देखते हैं आपके कस्टमर। डिस्काउंट्स और ऑफर्स। डिस्काउंट्स और ऑफर्स क्या दिया जा रहा है आपके स्टोर में, डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। उसके अलावा फेयरनेस कितना है प्राइस को लेकर के, मतलब प्राइस में फेयरनेस, मतलब कितना अच्छा प्राइस में आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो। बिल्कुल जितना का, जैसे बॉटल अगर 10-20 रुपए का है तो 20 रुपीज में मिल रहा है, एक्सेसिव रेट और एक्सेसिव महंगा तो नहीं है प्रोडक्ट। तो ये भी चीज हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड का मतलब है ऐसा तो नहीं है कि एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर दे रहा है हमें। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड का मतलब है कि
बिल्कुल रिसेंट वाले और फ्रेश प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं, ये भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कस्टमर एनालाइज करेगा रिटेल स्टोर में जाने के टाइम पे या फिर जाने के बाद। उसके अलावा आप देखिएगा शॉपिंग एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, ठीक है। शॉपिंग एक्सपीरियंस, हाइजीन भी आप चेक कीजिएगा, हाइजीन है, हाइजीनिक है या नहीं स्टोर। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे आपके वहां पर कुछ स्पिल है या फिर कुछ ऐसा है, ठीक है। बोल सकते हैं लिटर है हर जगह पे, बीन का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये सब चीजें भी आप देखोगे कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका स्टोर है। एम्बियंस कैसा है स्टोर का, एम्बियंस या एटमोस्फियर कैसा है स्टोर का, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, बहुत ज्यादा लो तो नहीं है, ठीक है। एम्बियंस, लाइट म्यूजिक कैसा है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी चेक करोगे कि आपका रिलेशनशिप कैसा है रिटेलर के साथ। कई बार जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल में बता सकती हूँ तरीके का रिलेशनशिप है आपका, वो भी बहुत बार मैटर करता है आपके प्रोडक्ट को खरीदने के टाइम पे, ठीक है। और उसके अलावा आपका वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, यानी कि जो स्टोर में आप जा रहे हो वहां पर कितने टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं कि बहुत कम प्रोडक्ट्स है तो आपको चूज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो मैटर्स फॉर द कस्टमर्स। दिस इज हाउ दे आर इवेल्युएटिंग द रिटेलर्स। क्लियर हो गए सारे पॉइंट? सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सबको? वॉलमार्ट पढ़ा हमने, इवोल्यूशन ऑफ रिटेल इन इंडिया। थर्ड टॉपिक क्या किया हमने, कंज्यूमर, एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर बाय द रिटेलर, ठीक है। क्या क्या करना चाहिए, कस्टमर के परसेप्शन को समझिए, कस्टमर की नीड को समझिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड कीजिए, कस्टमर के डिमांड को देखिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस कीजिए। तो ये सारे आपके आएंगे कस्टमर को एनालाइज करने का तरीका बाय रिटेलर। अब कस्टमर कैसे रिटेलर को एनालाइज करेगा, वो सारे था पार्किंग स्पेस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, एम्बियंस, हाइजीनिक है या नहीं है आपका, फिर आपका कन्वीनियंट लोकेशन, जहां पर है कन्वीनियंट है कि नहीं। कई बार ऐसी जगह पे स्टोर होता है कि वहां से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती है, आपकी कन्वेंस की फैसिलिटीज नहीं होती है, तो कभी भी स्टोर कन्वीनियंट नहीं होगा क्योंकि वहां से आपको कभी ऑटो रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो कन्वीनियंट जितना होगा लोकेशन, उतना ज्यादा ही कस्टमर आपके स्टोर में आना पसंद करेंगे। ट्रू। फेयरनेस ऑफ प्राइस, स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, डिस्काउंट्स कितना दिया जा रहा है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारे बेसिस पे कौन एनालाइज करेगा, कस्टमर, रिटेल। क्लियर हो गई बात? चलिए, एनीवन हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस टुडे? किसी को भी कोई डाउट है? सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।